राम राम। हमने आपको ऑफलाइन क्लासों में एक टॉपिक नहीं पढ़ाया था और कहा था कि ये आपके एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जब हमने पाचन की क्रिया विधि पढ़ी थी, यकृत पढ़ा था, पाचन तंत्र के अंग पढ़े थे, छोटी आंत बड़ी आंत पढ़ी थी, तो उस वक्त उनके कार्य हमने आपको बता दिए थे। लेकिन कोई नहीं, गलती हमसे हुई है, इसलिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो उसमें से क्योंकि एक क्लास में ही पूरा होगा नहीं, तो आज की क्लास में हम उसके कुछ बिंदु पढ़ेंगे जो एंजाइम यानी कौन से अंग, कौन सी ग्रंथि, कौन से एंजाइम स्त्रावित करती है और कौन कौन से कार्य करती है, तो उसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगेन सॉरी बोलते हैं, आपसे गलती हुई है। तो हम जो टॉपिक अब पढ़ने वाले हैं वो कौन सी ग्रंथि कौन से एंजाइम का काम करेगी, मतलब कौन से एंजाइम स्त्रावित करेगी और उसका कार्य क्या होगा। ठीक है, आपको पहले तो ये याद होना चाहिए कि एंजाइम और हार्मोन क्या होते हैं। एंजाइम वो होते हैं जो हमें शरीर के बाहर दिखाई देते हैं और हार्मोन हमें शरीर के बाहर दिखाई नहीं देते, अर्थात ये अंतः स्त्रावी रूप से होते हैं और एंजाइम बाह्य स्त्रावी रूप से होते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में जो पहला टॉपिक दे रखा है लार ग्रंथि। अब आपको हमने जब पाचन की क्रिया पढ़ाई थी तो उसमें मुख गुहा के बारे में बताया था। मुख गुहा क्या होती है? यदि हम अपने मुंह को खोलते हैं तो ऊपर का जबड़ा और नीचे का जो जबड़ा है इसके बीच में एक गुहा जैसी आकृति है, वो ही क्या है? मुख गुहा। ठीक है, तो ये जो एंजाइम स्त्रावित करती है उस एंजाइम का नाम है टाइलिन एंजाइम। लार ग्रंथि कौन से एंजाइम का स्त्रावित करती है? टाइलिन एंजाइम। और हमने उस वक्त आपको ये लिखाया था कि टाइलिन एंजाइम जो होता है वो काम क्या करता है? टाइलिन एंजाइम का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन। क्या कार्य होता है? कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करना। ठीक है, और इसका कार्य कहाँ? इसका कार्य स्थल क्या होता है? मुख गुहा। क्या होता है? मुख गुहा, अर्थात ऊपर का जबड़ा और नीचे के जबड़े के बीच में जो गुहा जैसी आकृति है वही मुख गुहा है। लार ग्रंथि लार मिश्रित करती है, उसमें कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम। और काम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करता है, स्टार्च वगैरह जो भी है उसमें आ जाता है। उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे आमाशय यानी जठर रस। आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है जो जठर रस का निर्माण करती है। आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है जो जठर रस का निर्माण करती है और ये दो एंजाइम स्त्रावित करती है, एक तो पेप्सिन करती है और एक रेनिन करती है। पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, अब पेप्सिन एंजाइम काम क्या करता है? जो प्रोटीन होता है उसको चेंज करता है पेप्टाइड्स या पेप्टोन में। ठीक है, यानी पेप्सिन एंजाइम जो है वो आमाशय से स्त्रावित करती है। ठीक है, जठर रस का निर्माण कहाँ होता है? आमाशय में पाई जाने वाली जठर ग्रंथियों के द्वारा। जो पेप्सिन होगा ये एंजाइम इस प्रोटीन को किसमें चेंज करेगा? या तो आप पेप्टोन लिख दें या पेप्टाइड्स लिख दें, दोनों में से कुछ भी लिख दें। तो पेप्सिन एंजाइम का कार्य होता है प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करने का या पेप्टाइड्स में चेंज करने का। ठीक है, उसके बाद हम दूध जो पीते हैं, ठीक है, वो दूध किसमें चेंज होता है? ठीक है, और उसको चेंज करने का काम कौन करता है? रेनिन एंजाइम जो होता है ये भी किसके द्वारा स्त्रावित है? आमाशय यानी जठर रस द्वारा स्त्रावित है। ये रेनिन एंजाइम दूध को कैसीन प्रोटीन में चेंज करता है। हमारा दूध किस में चेंज होता है? कैसीन प्रोटीन में। और चेंज करने का काम कौन करता है? रेनिन एंजाइम। इसका कार्यस्थल कहाँ होगा? इसका कार्यस्थल भी आमाशय ही होगा, क्योंकि आमाशय में ही जठर रस का निर्माण होता है और जठर ग्रंथियां इसका निर्माण करती है। उसके बाद हम यकृत ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। आपको यकृत ग्रंथि के बारे में बताया था। ठीक है, तो पित्त लवण पित्त रस जो है उसका निर्माण कौन करता है? लीवर ही पित्त लवण पित्त रस का निर्माण करता है। ठीक है, ये जो पित्त रस है ये काम क्या करता है? आपकी जो वसा होती है इस वसा को वशीय अम्ल में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। पित्त रस वसा को वशीय अम्ल में बदलता है। इस क्रिया को ही हमने आपको बताया था। आपकी बुक में एक नाम दे रखा है लेकिन हमने दो लिखवाए थे आपको कि वसा को वशीय अम्ल में परिवर्तित करने का काम पित्त रस करता है। इसको ही पायशीकरण कहते हैं या इमल्सीकरण कहते हैं।
1 नंबर में क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, पायसीकरण या इमल्सीकरण किसे कहते हैं? तो आपकी डेफिनेशन होगी पित्तरस वसा को वशीय अम्ल में परिवर्तित करता है। और इसका कार्यस्थल कहाँ होता है? छोटी आंत। कहाँ होता है? छोटी आंत। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 3 के बारे में पढ़ा है, टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो आने वाली क्लास में हम जो शेष बचे हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। हमसे रह गया, सॉरी बोलते हैं आपसे, आप इसके माध्यम से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।